हेलो एवरीवन। आज है 12 सितंबर। तो आज हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे द हिंदू में जो आई हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अभी के लिए आज की, यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है हेल्थ कवर को। जो भी 70 ईयर से अबव, जितने भी मतलब एज्ड पर्सन है जिनकी एज 70 से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, अब इस न्यूज की क्या रिलीवेंस है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से? वल्नरेबल सेक्शन में आएगा ये, एल्डरली पीपल। ठीक है, और उसके साथ क्या आएगा ये, मतलब GS 1 सोसाइटी, GS 2 सोशल जस्टिस। ठीक है सर, तो अब ये न्यूज क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है एक मीटिंग चेयर की थी, उन्होंने अप्रूव कर दिया हेल्थ कवरेज। ऑल सीनियर सीनियर जो सिटीजन हैं जिनकी एज 70 है या उससे ऊपर है। ठीक है, उनकी चाहे इनकम कितनी भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। ठीक है, तो वो किसके अंडर में आएंगे? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंडर में वो आ जाएंगे। अब ये क्या है, ये बेनिफिट कितने लोगों को कर रही है? 4.5 करोड़ फैमिलीज विद 6 करोड़ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन इसमें 6 करोड़ हैं। ये डाटा आप यूज कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग 5 लाख फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑन ए फैमिली बेस, यानी कि 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका फ्री होगा। ओवरऑल बात यही है। ठीक है, अब ये क्यों आई स्कीम? न्यू कार्ड्स बनेंगे, जितने भी 70 ईयर से ऊपर के लोग हैं जो, या 70 या जिसकी ज्यादा एज। ठीक है, कि वो सब चाहे उनकी कितनी भी इनकम हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चाहे कुछ भी हो, वो इलिजिबल हैं बेनिफिट जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उनको एक नया कार्ड मिलेगा। ठीक है, अब जो सीनियर सिटीजन ऑलरेडी बिलोंग करते हैं ऐसी फैमिली से जो आयुष्मान भारत पीएमजे योजना के अंडर में आती है, उनको एडिशनल कवर मिलेगा 5 लाख रुपए का, उनके लिए, खुद के लिए। मतलब बाकी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उनके लिए अलग मिलेगा उनको। ठीक है, तो मेन बात यही थी। आप इसको यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये जो स्कीम है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ से रिलेटेड इशू आए तो आप लिख सकते हो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल भी आया था इसके ऊपर। नेक्स्ट तो पॉलिटिकल न्यूज है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है GS 3 इन्वायरमेंट में, आप सॉल्यूशन में लिख सकते हो इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या सॉल्यूशन में लिखो? बायोडिकम्पोजर टू बी स्प्रेड और फार्म्स टू प्रिवेंट बैड एयर। बैड एयर से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या स्प्रेड करना पड़ेगा? किसका? बायोडिकम्पोजर का। जो गोपाल राय हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, IARI ने प्रिपेयर किया एक ऐसा लिक्विड जो कि स्प्रे किया जाएगा 5000 एकड़ सिटी फार्मलैंड पे, 5000 एकड़ जमीन पे। डिकम्पोज स्टबल, जो उसमें स्टबल नहीं रह जाते हैं गेहूं काटने के बाद। ठीक है, चेक फार्म फायर इफ बायो डिकम्पोजर इज सो इफेक्टिव, व्हाई इज नॉट इज बीइंग यूज्ड इन पंजाब, आस्क बीजेपी। इन्होंने कहा कि ये बायो डिकम्पोजर, हमें पॉलिटिकल न्यूज से कोई मतलब नहीं है, हम ये लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि बायो डिकम्पोजर का स्प्रे जो अभी नया इन्वेंट हुआ है वो किया जा सकता है बैड एयर से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है हमारे लिए वो है अपना एडिटोरियल। आज बहुत अच्छे एडिटोरियल आए हैं। एक, दो, तीन, चार एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी स्टॉक बांग्लादेश। अब हमें पता है कि कुछ दिन से क्या न्यूज चल रही है, क्या हुआ है बांग्लादेश में। मैं आपको इशू समझा देता हूं पहले। जैसे ना,
इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम है ना, इंडिया में रिजर्वेशन किसके बेस पे है? इंडिया में है जी रिजर्वेशन कास्ट के बेस पे। ठीक है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली उन लोगों को, वो डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में थे, तो उनको अब आगे लाया जा रहा है। ठीक है सर। लेकिन बांग्लादेश में भी क्या ऐसा ही है क्या सर? नहीं सर, वहां कास्ट बेस पे नहीं है सर। अब बांग्लादेश कब बना था? वो बना था सर 1971 में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी उस टाइम पे। ठीक है। जो पाकिस्तान है ना पहले, अब मान लो इधर है पाकिस्तान, एक पाकिस्तान इधर भी था पहले, बिफोर 1971। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो सारा पैसा जा रहा था, इन लोगों से सिर्फ टैक्स लिया जा रहा था, और डेवलपमेंट कहाँ हो रहा था? सिर्फ पाकिस्तान, जो भी फिलहाल पाकिस्तान है। तो फिर इनके एक लीडर आए। ठीक है। हम्म, इनके क्या है? फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। उन्होंने इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान में, और वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए। बट अब इन लोगों को तो ये बात रास नहीं आई कि कोई बांग्ला भाषी वाला कैसे मतलब हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो इन लोगों ने क्या किया, उनको अरेस्ट कर लिया इस गवर्नमेंट ने, बांग्लादेश के जो लीडर थे यहाँ से इलेक्ट हुए थे पाकिस्तान के पीएम, और जेल में डाल दिया। यहाँ पे फिर लोगों में बहुत ज्यादा क्या आ गया, रोष आ गया। उन्होंने स्ट्राइक की, रिवोल्ट किया, बहुत सारी चीजें की, और इंडिया में काफी इनफिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई फिर इन माइग्रेंट्स की। अब जब इंडिया में स्टार्ट होगी, तो अब इंडिया पे भी प्रेशर पड़ने लग गया, काफी काफी प्रेशर पड़ा। तो अब इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी, तो इंडिया और पाकिस्तान की डायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो गई। इंडिया ने जो बांग्लादेश की आर्मी थी मुक्ति वाहिनी, उनको ट्रेनिंग दी। तो मेन बात यह है कि फिर बांग्लादेश बन गया। अब ये बात छोड़ो, मेन चीज है यहाँ ये इंस्टेबिलिटी का रीजन क्या है। तो इस वॉर में जिस जिसने पार्टिसिपेट किया था, 1971 की वॉर में जिस जिसने पार्टिसिपेट किया था, वो वो 1971 की वॉर में जिस जिसने पार्टिसिपेट किया था, वो लोग मतलब कि उनको एक एडवांटेज दिया गया, दैट वाज द रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। अब 30% रिजर्वेशन है इन लोगों के लिए। अब जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा नहीं, ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो 19 मतलब सॉरी 2018 में, 19 में शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर तो हैं, उन्होंने ये रिजर्वेशन हटा दिया। फिर जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला था वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, रिजर्वेशन तो देना चाहिए, 5% कम कर दो बस, तो यानी 25% रिजर्वेशन कर दिया और वापिस से दे दिया। फिर से लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। अब रिवोल्ट कर दिया तो वहां ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई, कुछ लोग मारे गए, और वहां से शेख हसीना को भागना पड़ा। ये था इसका बैकग्राउंड एडिटोरियल का। अब इसमें मेन बात क्या बोली है, इसको मतलब शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा और इंडिया में असाइलम लेनी पड़ी। ठीक है। बांग्लादेश में फिर अभी जो गवर्नमेंट है उनकी कौन हेड कर रहा है? मिस्टर यूनुस। ठीक है। मिस्टर यूनुस कौन है? एक इकोनॉमिस्ट है, उनको आर्मी बैक कर रही है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं इंटरिम गवर्नमेंट में। ठीक है। तो ये सब चल रहा है। अब मेन बात क्या है, ये बोल रहे हैं कि शेख हसीना है, उन्होंने मतलब अपोजिशन को जेल में डलवा दिया, जो लीडर थी खालिदा फातिमा, उनको जेल में डलवा दिया, और मतलब ऑटोक्रेट की तरह बिहेव कर रही थी। अब मेन चीज है इस सारी सिचुएशन से इंडिया के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, हमें इंडिया का एंगल देखना है। ठीक है। जो पीपल ऑफ बांग्लादेश हैं, उनको याद है इंडिया का क्या रोल रहा था 1970 के वॉर में। इसीलिए वहां पे जब शेख हसीना से रिलेटेड गवर्नमेंट थी, उसने वो इंडिया को काफी फेवर करती थी, और इंडिया ने वहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चला रखे थे। ठीक है। तो अब जो ये मतलब, और चाइना के भी वहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब इंडिया को मेन डर क्या है कि चाइना जो है वो इसकी जगह ना ले ले, मतलब ज्यादा डोमिनेंस ना कर दे इंडिया की जगह। ठीक है वहां।
तो उससे चाइना को फायदा हो जाएगा। एक फायदा ये भी हुआ था कि इंडिया के नदन ईस्ट में, नदन ईस्ट एरिया में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, इन सब में जो भी इंसर्जेंट थे, इंडिया की इन जो स्टेबिलिटी के लिए, जो जो कि डेंजर, मतलब जो कि इंडिया की स्टेबिलिटी को हार्म कर रहे थे, इंडिया में बार बार इंसर्जेंसी कर रहे थे, उनको भी हमने बांग्लादेश में पकड़ा है, बांग्लादेश की हेल्प से, बांग्लादेश की गवर्नमेंट की हेल्प से, क्योंकि शेख हसीना हमारी काफी हेल्प कर रही थी। ठीक है। तो अब बात यह है कि हाँ, काफी अनस्टेबल गवर्नमेंट है। जो वेस्ट है, वेस्ट इसको प्रिज्म ऑफ जियो पॉलिटिक्स से देख रहा है। ठीक है। इसमें यूएसए का भी काफी रोल रहा है। यूएसए वहां एक पोर्ट बनाना चाहता था, शेख हसीना ने मना कर दिया था। ठीक है। और इंडिया और चाइना के वहां पे काफी स्टेक्स हैं बांग्लादेश में। ठीक है। अब इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है, इतनी डिफिकल्टी, अनसर्टेनिटी है जो बांग्लादेश में। ठीक है। फ्रेंडली नेबर से वो एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट इंडिया के लिए वो बन सकता है, क्योंकि वहां से रोहिंग्या जो मुस्लिम हैं वो मतलब काफी आ रहे हैं इंडिया में। ठीक है। और इनफिल्ट्रेशन अब और भी ज्यादा बढ़ रही है, बीएसएफ लगी हुई है, वो भी कर रही है। दूसरी चीज है, ऐसे ही म्यांमार में, म्यांमार भी अभी कौन कंट्रोल कर रहा है म्यांमार को? उसकी मिलिट्री। मिलिट्री के जो जनरल हैं वो एट प्रेजेंट तो इंडिया के प्रति होस्टाइल नहीं है। ठीक है। तो अब मेन चीज क्या है, इंडिया का जो मतलब मेन स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए? एक ऐसी स्ट्रेटजी निकालनी चाहिए जो इन सिचुएशन के साथ अच्छे से डील कर सके। ठीक है। अब दोनों जो रीजन है, बांग्लादेश और म्यांमार, काफी प्रॉब्लमेटिक बन चुके हैं। और चाइना से भी हमें काफी थ्रेट आ रहा है, क्योंकि चाइना भी तो उधर अपनी ज्यादा डोमिनियंस करने की कोशिश में है। और चाइना डोमिनेंट बांग्लादेश हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और चाइना पाकिस्तान की ऑलरेडी साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथनिंग है, काफी वो है। ठीक है। तो इससे इस्लामिक रेडिकलिज्म है जो, ये देखो कितना सा कीवर्ड है, इस्लामिक रेडिकलिज्म, वो भी अपने जो फुटप्रिंट है और ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है बांग्लादेश और म्यांमार में। ठीक है। अब इतने सारा प्रोटेस्ट हो रहा है वहां, वोइलेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अब क्या किया जा सकता है? अब इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया के लिए एक मोरल डायलेमा और सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो गया है कि इंडिया सिर्फ एक पिसेंस के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है नदन ईस्ट में, क्योंकि बांग्लादेश है। ठीक है। तो इस तरह से ये आर्टिकल एम के नारायण सर ने लिखा है, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं आईबी के, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, और फॉर्मर गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल से। तो इन्होंने कुछ ज्यादा सॉल्यूशन बताया नहीं है, पूरी सिचुएशन को ये एक्सप्लेन किया है कि चाइना को काउंटर करना होगा, हमें अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा। ठीक है। इस आर्टिकल को कहाँ यूज कर सकते हैं? इंटरनल सिक्योरिटी में, जब हम चैलेंजेज, मतलब जो एक्सटर्नल वो हैं फैक्टर हैं, उनसे चैलेंजेस देखें, या फिर इंटरनल जो हमारे स्टेट हैं वहां से देखें, तब इसका यूज कर सकते हैं हम। और आईआर में तो ये है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। आगे चलते हैं, इस्लामिक रेडिकलिज्म, इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पब्लिक अकाउंट। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पहले इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये 1921 में बनी थी, 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें कितने मेंबर हैं? 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, टोटल 22 मेंबर है। ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है ना, याद रखना, चेयरमैन, हेड, वो पोजीशन पार्टी का होता है। ठीक है सर, ये याद हो गया। अब इसको ना कैग की जुड़वा बहन भी बोला जाता है, क्योंकि इसका और कैग का काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी हमने देख ली, इंपॉर्टेंट चीज। अब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी हुई है, इसमें यह बोला जा रहा है कि ये जो है पॉलिटिकल इश्यू को छोड़ के किस पे काम करना चाहिए, इसको जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है उन्हीं के ऊपर काम करो भाई, ऐसे चीजों को पॉलिटिकल मत बनाओ।
अब ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो किसके द्वारा हेड की जाती है? केसी वेणुगोपाल, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या यूज करना है? इट्स फंक्शन कैन गो बियॉन्ड द फॉर्मेलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर टू इट्स विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। PAC, headed by Congress Member of Parliament KC Venugopal, has made use of rule which clearly state that its function can go beyond the formality expenditure to its wisdom, faithfulness and economy. This rule has been only rarely and to make a political point. ये कह रहा है कि इसके बियॉन्ड भी जा सकती है। दो दी सब्जेक्ट पिक्ड बाय PAC हैव पॉलिटिकल अंडरटोन, जो सब्जेक्ट हैं उनमें अभी भी पॉलिटिकल अंडरटोन है। ओवरआर्चिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व एज अनमिस्टेकेबल, पब्लिक इंटरेस्ट इतने वो नहीं है जिनमें अभी भी पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल है फाइनेंस ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या है, उसमें पार्लियामेंट कंट्रोल करती है जो फाइनेंस है कंट्री के। मतलब पार्लियामेंट पे डिपेंड होता है कौन सा टैक्स लगाएंगे कौन सा हटाएंगे, क्योंकि उसमें सैंक्शन प्रीवियस मतलब पहले ही लेनी पड़ती है पार्लियामेंट की। टैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जो एग्जामिन करता है, ऑडिट करता है फाइनेंशियल फंक्शनिंग जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और उसकी जो सारी रिपोर्ट है वो PAC को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेजी जाती है, जो कि ओल्डेस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट भी है। ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये आ गया कीवर्ड। गवर्नमेंट मेजर दैट पिक्स द विनर ऑफ द इकोनॉमी हैव लीड टू सीरियस एलिगेशन ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म इन रिसेंट ईयर। क्रोनी कैपिटलिज्म के जो मतलब एलिगेशन है वो लग चुके हैं। द गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू इन्वेस्टिगेट द सीरियस चार्ज अगेंस्ट सेबी। गवर्नमेंट के ऊपर क्रोनी कैपिटलिज्म के जो चार्जेज हैं वो लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रही है, बिल्कुल ही बड़े बड़े लोगों का साथ दे रही है, जो सेबी के चेयरपर्सन है उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर रही। ठीक है, जैसे कि मतलब इन क्वेश्चन के लिए जो बीजेपी है, अब ये पॉलिटिकल आ गया, PAC के क्वेश्चन के लिए उन्होंने अपोज किया है। 22 मेंबर हैं PAC में, मैंने बताया था। 13 बीजेपी से हैं और बाकी 4 कांग्रेस से और उसके गठबंधन से हैं। ठीक है, यानी कि 9, टोटल 9 अपोजिशन से और 13 बीजेपी से। Committee assertive posturing could be undermined by the ruling coalition majority. PAC Departmental Electricity Standing Committee, many of which are yet to be constituted, should assert their role as instrument of parliament authority के रूप में उनका रोल होना चाहिए, and enforcer of the executive accountability to the people, ये मेन रोल होना चाहिए उसका। ठीक है, अगर पार्लियामेंट कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, रेल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विद चाइना चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया, देखो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है ना, देखो पहले देखो इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो इंडिया है, अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये कितना नंबर है, पेज 8। जो इंडिया है अभी के लिए, इंडिया एक क्वासी फेडरल कंट्री मान जाता है, क्वासी फेडरल। क्यों? क्योंकि एक सेंटर है, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, स्टेट है। पहले स्टेट में क्या होता था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि आपस में काम करो, जैसे स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। अब क्या बोल रहे हैं मोदी जी कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म लाके और ज्यादा इंप्रूवमेंट करो आपस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नेंस इंडेक्स निकालता है कि हमारी अच्छी है या नहीं, मान लो इन्वेस्टमेंट इंडेक्स निकालते हैं हम स्टेट का। ठीक है, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं कौन सा स्टेट अच्छा है, तो ये कंपटीशन लगा के और अच्छा करने की कोशिश करो, मोदी जी ने ये बोला। लेकिन राइटर क्या बोल रहे हैं, हमारे राइटर सर, राइटर सर हमारे बोल रहे हैं कि जो ये है ना डिसेंट्रलाइजेशन, ये चाइना ने भी किया था। चाइना ने एक बार तो अपना इसमें काफी ज्यादा मतलब कि काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया, बहुत सारी इंडस्ट्री आ गई। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना में ना पावर दी गई है नीचे वाले ऑर्गन को, ऐसे नहीं कि सेंटर कंट्रोल करता है। चाइना में एक्सट्रीम डिसेंट्रलाइजेशन है, वैसे इंडिया की तरह नहीं है। ठीक है, एक डाटा भी था, वे अनलाइक इंडिया वेयर सिटी लेवल गवर्नमेंट अकाउंट फॉर लेस देन 3% ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सिटी लेवल गवर्नमेंट को कितने मिलते हैं टोटल स्पेंडिंग के? सिर्फ 3%। और चाइना में कितने मिलते हैं? 51%। तो चाइना में काफी अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन है, अपने लेवल पे जो सिटी के मेयर होते हैं वो सब डिसीजन ले सकते हैं।
ठीक है। की फीचर क्या है, फेडरल सिस्टम का हायर लेवल जो गवर्नमेंट है वो एक्सटिंग्यूश नहीं कर सकती पावर लोअर लेवल जो गवर्नमेंट है उनकी। नो सच प्रोविजन एग्जिस्ट इन चाइना पार्टी स्टेट सिस्टम, ना चाइना में ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता। अब क्या हुआ, उनको इतनी ज्यादा पावर मिली हुई थी, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मतलब एफर्ट कर दिए कि इन्वेस्टमेंट आए, बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म कर दिए आपस में कंपटीशन की वजह से चाइना में। अब जब ये सारा आया तो वहां पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ गया, बहुत सारी कंपनी आ गई, जिस वजह से जिन लोगों ने कंपनी लगाई वो खुद डूब गए। तो ये उल्टा मतलब कि इसका रिवर्स इंपैक्ट होना स्टार्ट हो गया, एक बार तो चाइना ने ग्रोथ कर ली काफी ज्यादा। अब जब ये सारा काम हुआ तो मतलब उसका चाइना के ग्रोथ पे अब नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। समझ में आई बात। लेकिन ओवरऑल अगर हम इंपैक्ट देखें तो वो नेट पॉजिटिव रहा है टूरिज्म की वजह से। लोकल गवर्नमेंट ने ट्राई किया अचीव करने के लिए ग्रोथ ऑन रिफॉर्म मॉडल, ठीक है, क्योंकि उनके पास पूरी पावर है। फॉरेन मार्केट विलिंग है एब्जॉर्ब करने के लिए चाइना की एवर इनक्रीजिंग कैपेसिटी, चाइना स्टील सेक्टर है वो एक्सपेंड कर रहा है, ये सारी बातें। अब मेन चीज क्या है, इंडिया में क्या बोली गई है, मेन चीज इंडिया के लिए क्या बोली गई है, कि ठीक है हम मतलब ये सब तो कर रहे हैं हम लोग, मतलब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, लेकिन जो चाइना का एग्जाम्पल है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब इसने क्या बोला है, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ने 2014 में एस्टिमेट किया था कि हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2009 से लेकर 2013 तक वो इनइफेक्टिव था, जिसकी वजह से 6.9 ट्रिलियन डॉलर हैं वो क्या गए, वेस्ट गए। तो इसलिए वापिस से चाइना को क्या करना पड़ा, अपना सेंट्रल जो कंट्रोल है स्टेट्स के ऊपर और स्टेट का जो कंट्रोल है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रोंग करना पड़ा। मतलब स्टेट को डायरेक्शन देने के लिए। एंड प्राइवेट कैपिटल इन डिजायरेबल डोमेन्स, कि किस डोमेन में इन्वेस्ट करना है, ऐसे नहीं कि कहीं भी इन्वेस्ट कर दो। अब जिस डोमेन में ऑलरेडी वो ग्रोथ कर रहे हैं तो वहां इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। The desire for self-sufficiency has resulted in them focusing on specific product line। अब फोकस कर दिया कि वहीं पे करना है हमें, ठीक है। Big fund began in 2014 intending to build a self-sufficient semiconductor industry, drawing this many local government indiscriminately poured money into chip making firm। अभी एग्जांपल दे रहा है कि बहुत सारी जो मतलब कि इंडस्ट्रियां उन्होंने चाइना में अलग अलग जगह पे बहुत सारी चिप मेकिंग फर्म लगा दी, लेकिन चाइना उसमें एडवांस चिप्स में मास्टर हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये एग्जांपल दे रहा है कि ओवर कैपेसिटी कर दी उन्होंने। अनदर रीजन इज दैट अदर गवर्नमेंट नाउ सी चाइनाज ओवर कैपेसिटी एज ए नेशनल सिक्योरिटी। अब चाइना में इतनी कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, उनकी रेपुटेशन भी नहीं है, उनके प्रोडक्ट भी रिलायबल नहीं है, तो जो बाकी कंट्री है उसको एज ए थ्रेट देखती है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। जैसे हमने काफी चाइनीज प्रोडक्ट और कंपनीज को भी बैन कर दिया था, टिकटॉक को बैन कर दिया था इंडिया ने, यूएसए ने कर दिया था। तो चाइना की एक इमेज ऐसी बन चुकी है। इन शॉर्ट क्या कहना चाह रहे हैं ये, ओवर कैपेसिटी एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन आर बैक्ड इनटू चाइनीज स्टाइल डिसेंट्रलाइजेशन। और जो ये मॉडल है ना चाइना वाला, जैसा हम सोच रहे हैं कि वैसा हो जाए, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आए अलग अलग स्टेट में कंपटीशन के हिसाब से, वो हमारा हाल भी चाइना जैसे हो सकता है, क्योंकि चाइना की एरोगेंट अप्रोच थी इंटरनेशनल रिलेशन में। तो हमें सेक्टर स्पेसिफिक और रेगुलेट वे से हमें अपने स्टेट को क्या करना पड़ेगा, उनको रेगुलेट करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक वे से, ठीक है। नहीं तो चाइना की तरह हमें भी फिर से इकोनॉमिक डिक्लाइन फेस करना पड़ेगा। तो मेजर यही था, इसमें यही बताया गया। पेरिल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विद चाइनीज करेक्टरिस्टिक्स, यही कीवर्ड है, पेरिल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया सिकल सेल चैलेंज। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था क्या, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, एलिमिनेट करने के लिए सिकल सेल को, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय 2047। 2047 तक हमें सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है।
मोदी सर ने ये सारी जो चीजें हैं, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर, तब उन्होंने ये काफी देखा है और काफी पब्लिक कंसर्न भी है। सिकल सेल की डिजीज से बहुत सारे लोग इंडिया में हैं, वो क्या है, इम्पैक्ट हैं। वर्ल्ड का सेकंड बर्डन है इस कंडीशन से। ए मेजोरिटी जो पेशेंट है वो कंसंट्रेटेड है ट्राइबल बेल्ट में, ग्रोस उड़ीसा झारखंड इन सब में। सिकल सेल जो डिजीज है किस वजह से होती है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से। अगर दोनों जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर सिकल सेल ट्रेट है, चाइल्ड के पास भी, मतलब मदर और फादर दोनों के पास है, तो जो चाइल्ड होगा उसको भी सिकल सेल का डिजीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। While healthy individuals have disc-shaped red blood cells, those with sickle cell disease have red blood cells that take on crescent और sickle cell। अब जो हेल्दी होते हैं ना, उनका तो ऐसे होता है सिकल सेल, लेकिन जो मतलब जिनको सिकल सेल की डिजीज होती है, वहां ऐसे होता है सिकल सेल, ठीक है, क्रिसेंट शेप। ऐसे पेशेंट का जो लाइफ स्पैन है वो 40 साल के आसपास ही होता है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कर्टेल हो जाती है। रेंज ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन कोज्ड बाय सिकल सेल इंक्लूडिंग सिकल सेल एनीमिया, रिकरेंट इन्फेक्शन, स्वेलिंग, और ये सब आ जाती है। पेशेंट सफर करता है सोशल स्टिग्मा से, ठीक है, और जेनेटिकली इन्फीरियर एंड ostracized। Some of them are told that this disease is God's curse। In some area the condition is attributed to black magic। कहीं तो बोला जाता है कि ब्लैक मैजिक है, भगवान की इच्छा है, ये है। हेरिडिटरी नेचर है जो सिकल सेल का, पेरेंट्स है वो भी काफी डिमिस्ड, और मतलब ये सोशल ऐसे डायलेमा फेस करते हैं। मिशन जो हमने लॉन्च किया था 23 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अटेंशन करने के लिए डिजीज है, क्योंकि ये काफी ज्यादा लोग इसमें सफर कर रहे हैं। लार्ज स्केल स्क्रीनिंग जो प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइड हमने स्टार्ट किए। हाइड्रोक्सूरिया ए वाइटल मेडिसिन टू ट्रीट सिकल डिजीज बीन इंक्लूडेड इन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। हाइड्रोक्सूरिया जो है ये हमने एक एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल दिया। एक मेडिसिन है जो यूज की जाती है सिकल सेल के लिए। दिस हैज इंक्रीज एक्सेस टू इट while measures such as this will help detect and treat sickle cell disease, there are still many challenges। हमने अभी तक कोशिश की है, लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत सारे क्या हैं, चैलेंजेस हैं। Our estimates suggest that many 18% of the people affected by sickle cell disease in India are receiving consistent treatment। 18% लोग ही बस ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बाकी लोग तो ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे, क्योंकि हर स्टेज पे जो पेशेंट है, पेशेंट का जो ड्रॉप आउट है वो बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। जो लार्जेस्ट ड्रॉप आउट है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो स्टेज है उस पे बढ़ता जाता है, और करेक्ट डायग्नोसिस है क्या है वो एक चैलेंज है। मैनी पीपल हेजिटेट टू सीक सपोर्ट ड्यू टू स्टिग्मा एसोसिएशन विद कंडीशन।